नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, मैं नीतू शर्मा एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके लिए सफ़र टॉक शो लेकर। आज के मेहमान बड़े ही ख़ास हैं हमारे लिए। जी, वो काफ़ी कम्युनिटी के लिए वर्क कर चुके हैं और इमिग्रेशन के एक्सपर्ट हैं। आइए चलते हैं उनके पास और बात करते हैं और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। नमस्कार हुमेरा खान जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू फॉर इतने स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल वर्ड्स के लिए। रियली आप मुझे इंस्पायर कर रहे हैं इवन मोर। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट विद दिस सफ़र टॉक शो। आई एम रियली ग्लैड फॉर द अपॉर्चुनिटी जो आप मुझे दे रहे हैं इस पे आकर आपके बातें शेयर कर। आप थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को जो इस टाइम हमें और आपको लिसन कर रहे हैं। Sure, absolutely. So, just like most of the people who arrived here, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर अराइव हुए थे 19 actually मेरे फादर अराइव हुए थे a month before I was born in US। फिर हमारी जर्नी शुरू हुई, कनाडा में आए वो लोग, फिर हम लोग ज्वाइन करें मेरे पेरेंट्स को, हम जब छोटे थे। सो मैं टोरंटो में, हम लोग पहले टोरंटो में रहा करते थे। मैंने स्कूलिंग मेरी टोरंटो से फिनिश की है। ऑलमोस्ट 28 years ago मूव टू मॉन्ट्रियल फॉर बिजनेस पर्पसेस। हमारा फैमिली बिजनेस रहा है ऑल ओवर लाइफ्स। तो वही बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए हमने मॉन्ट्रियल में आए थे। जब सारी दुनिया मॉन्ट्रियल से टोरंटो जा रही थी, जब एक स्टॉर्म आया था, आपको पता है नहीं पता है, बट उस दौरान हम मॉन्ट्रियल आए थे और हमारी जर्नी मॉन्ट्रियल की शुरू हुई है। सो आई हैव बिन हियर। बिजनेस है हमारा खुद का फैमिली बिजनेस है। वी बिन जॉइन दैट बिजनेस। हम लोग उसमें काम करते करते फिर कम्युनिटी के साथ जुड़ना शुरू हो गया है एवर सिंस आई केम हियर, क्योंकि मेरे पास तो कोई थे ही नहीं यहाँ पर मॉन्ट्रियल में। अच्छा जी। आई एम द ओनली लाइक इन एज फार एज द फैमिली कोई भी नहीं थे। सो मी एंड माई किड्स, माई हस्बैंड एंड देन माई इन लॉज आते थे। फिर हमारी कोई फैमिली में था नहीं, तो ऐसे ही लोगों में कम्युनिटी के थ्रू जुड़ते देन स्टार्टेड हेल्पिंग आउट द कम्युनिटीज़। मेरे हस्बैंड इंडिया कनाडा ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन है, सो वो इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर साथ में मैं भी इसके साथ में थोड़ा बहुत बिहाइंड द सीन हेल्प करना शुरू करी। फिर ये सब जब ये बच्चों का हुआ है, जो स्टूडेंट्स आना शुरू हुए थे कनाडा में पढ़ाई के लिए, देयर हैज़ बीन सो मेनी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स विद देम। जब आप लेके स्कूल्स को ले या एजेंट्स को ले, यहाँ पर कैसा परसेप्शन मिलता है, वो आकर यहाँ पर जितनी दिक्कतें चाहती, तो वो ग्रास रूट लेवल पे हम लोग हेल्प करना शुरू करे थे, बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स प्राइमरीली आ रहे थे यहाँ पर। एट द सेम टाइम मेरे दिल में हमेशा औरतों को एम्पावर करने का एक जज्बा हमेशा से था। सो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट किए थे 2015 में, कॉल्ड alongside with my friend, it's called the SAVAC, साउथ एशियन वुमेन एसोसिएशन ऑफ कैनेडा। उसका गोल था कि हमारे साउथ एशियन वुमेन को एम्पावर करें, तो वेदर बी जॉइनिंग द वर्क फोर्स, डिजिटल लिटरेसी के साथ जो भी एम्पावरमेंट टूल्स चाहिए वो करने के लिए। तो मेरी जर्नी वैसे शुरू हुई है पब्लिक वर्क में। तो हमने वो थोड़े दिन वो ऑर्गेनाइजेशन चलाई है। फिर उसके साथ में मैंने और एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। दिस इज़ ऑल वॉलंटियर बेस्ड, ओके? This is all volunteer work that we do. So, and a charity called Amal Center that we provide psychosocial services in multiple languages with cultural sensitivity. क्योंकि आप जब जाते हैं यहाँ पर मेन स्ट्रीम सर्विसेज लेने के लिए जाते हैं, उनके अपने ओन प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो समझ नहीं आता है, लोग इंटिमिडेटेड हो जाते हैं जो सर्विसेज लेने वाले होते हैं। तो इसलिए मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। वो चैरिटी है, प्रॉपर चैरिटी, वुमेन सेंटर। I'm president of that for last 5 years now, and alongside with that, in my professional journey, I always wanted to be a lawyer. Wow! As a kid, I wanted to be a lawyer, but like hundreds and thousands of women in our culture who get married young, then फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, ज़िंदगी शुरू होती है, ज़िंदगी के मसले मसाइल आते हैं, देन वो उसमें बस जुड़ जाते हैं। सो सेम थिंग, आई एम नॉट एनी डिफरेंट टू दैट। वैसे ही मेरी शादी यंग एज में भी, मेरे बच्चा लाइक वेरी लेट में बच्चे हो जाते हैं। फिर सो आई स्टार्टेड माई जर्नी लाइक दैट एंड वी हैड आवर ओन बिजनेस। तो बिजनेस में काम करते आगे बढ़े, बट देन आई ऑलवेज हैड दैट इनसाइड ऑफ मी, आई वांटेड टू डू दैट। सो जब मुझे मौका मिला, मैंने एक कंपनी खोली थी, एक लॉयर्स के टीम ऑफ लॉयर्स के साथ, जो हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे थे, जो कनाडा में स्टूडेंट्स आ रहे थे, जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे इनको। सो वी वर पुटिंग देम इन प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस। इसके थ्रू फिर मैंने अपना लाइसेंस एक्वायर किया। आई एम एन RCS एंड IRB नाउ। आई हैव माई
firm since like the last 4 years, and I help a lot of immigrants, and I love working on challenging cases. Wow. That's what really gives the kick for me, that I work on challenging cases. जो आपका सफ़र है बड़ा ही शानदार है, क्योंकि आपने अपने बचपन के सपने को इतने अच्छे रंग दिए, कम्युनिटी में भी वर्क किया आपने, स्टूडेंट की भी हेल्प की। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, इस दौरान आपको कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े? बड़ा, क्योंकि आसान नहीं होता है, हर आप एक स्टेप लेते हो, फिर कोई ना कोई आपका इम्तिहान, फिर अगला स्टेप लेते हो, फिर कोई ना कोई इम्तिहान। आपकी फैमिली की, वैसे आपने जैसे बात बताई, फैमिली का तो सपोर्ट था, लेकिन फिर भी एक होते है कि हम पूरा मेंटली हम फाइट करते हैं उस चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक we're in today's day and age में, आज के दिन में हम कहते हैं कि औरतें काम कर सकती हैं, इक्वल है, इक्वालिटी है। यस देयर इज, बट देयर इज अ ग्लास सीलिंग दैट नोबडी सीज दैट, बिकॉज एक हद होती है, इसके बाद में लेडीज़ को उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। एंड आई एम नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट टू। ऑब्वियसली आई हैड अ फुल सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली, माई चिल्ड्रन। आई हैव बॉयज़ एंड men in my family, so I don't have any women in my immediate family, but I'm the only one. So I had amazing support from my children, my husband, and everybody. But that's and my other families members as well. But जब आप जाते हैं अपने business को grow करने के लिए, so like you do face challenges. So the challenges we face is that sometimes for my immediate business, I need to travel all across Canada. Yes, I could travel. I just can pick up the ticket and go. But then you have the whole family, and then you have the norms, and then there are glass ceiling, there are limitations, and you can't just do it as the man would. If my husband would have started this business on his own, he would have different opportunities than I think I would. So keeping that in mind, I'm very digitally focused. मैं जितने सर्विसेज देती हूँ, ऑनलाइन सर्विसेज देती हूँ, मेरा मॉडल बिजनेस का भी वही है कि मैं, although I have an office in downtown Montreal, I have people coming to see me, but most of my services I do provide online. And then actually in the beginning too, when I started out, now I have mixed men and women in my business, but who are supporting me. But I started out only hiring women who are at home and working from home. So yes, there's many challenges for women when it comes to establishing your business and then dreaming high and achieving high. It is challenging. बिल्कुल, और इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन कहते हैं ना, जैसे एक आदमी को बनाने के लिए औरत का हाथ होता है, ऐसे ही मैं कहूँगी कि आपको बनाने के लिए आपकी फैमिली की फुल सपोर्ट थी, और ये पावर जो आप यहाँ तक पहुँचे, और अभी भी आप स्टिल इतनी सारी हेल्प कर रहे हो लोगों को। इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, डे बाय डे रूल्स चेंजेस हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए कि आप स्टूडेंट्स को जैसे वर्क परमिट में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आप कैसे हेल्प कर रहे हो? अभी PR जैसे बहुत टफ कर दी है, इवन कि वर्क परमिट भी कई स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए आप कैसे हेल्प करते हो? जी, सो हमको इसका रूट कॉज देखना पड़ेगा, क्यों हो रहा है ऐसा। जी, जब पेंडेमिक में थे हम लोग, उसके बाद में कैनेडा, पूरे वर्ल्ड वाज लाइक क्रेविंग टू हैव बिजनेस एंड गेट बैक टू नॉर्मल। उस टाइम पे इमिग्रेशन स्ट्रीम्स वर वेरी लीनियंट एंड ओपन, तो उस टाइम पर लोग बहुत सारे आना शुरू हुए यहाँ पर, और फिर उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे पढ़ने के लिए, वर्क परमिट आसानी से हासिल करने के लिए। एक कैनेडियन ड्रीम सोल कर चुके थे वहाँ पर। अब उसमें ये हो गया कि उन्होंने flip side of it उसको नहीं देखा। Flip side of it is that the housing crisis, the healthcare issues, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं है, जो लोग आना शुरू हो गए। This has been the base cause of it right now. तो उसको दिमाग में रखते हुए जितने यहाँ के कैनेडियन लोग हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स के तहत से डिफरेंट हाउसिंग एंड देन रेंटल, the real estate market, उससे बहुत चैलेंजेस आना शुरू हुए। उसको गवर्नमेंट दिमाग में रखते हुए अब इन्होंने क्या किया, टारगेट किया है फिर से इमिग्रेंट्स को जो आए हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने कम्प्लीटली रूल्स को चेंज करना शुरू किया। सो यू टॉक्ड अबाउट 2-3 थिंग्स। वन वाज द PR. Yes, it is. They have raised the scores so high, soaring highs, that they're attaining a PR for a person who came in Canada and spent that average $50,000 to like $60,000-$70,000 on their studies.
and then they went on and got their post graduation work permit. They worked for 2-3 years. अब उनको जाकर अब जब उनका वर्क परमिट एंड पे आ रहा है, पीआरसी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ते नहीं है पीआर के। बिल्कुल। इन्होंने इतना हाई कर दी है स्कोर, वो एवरेज स्टूडेंट कैन नॉट अटेन अ पीआर। बिल्कुल। They have to be absolutely elite. They have to be in the optimum age of 18 to 25. They have to have at least masters. They have to have excellent communication skills, जी। whether English or French में, और फिर उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस, उस पॉइंट पर जाके आपके मार्क्स बनते हैं, अपने पॉइंट्स बनते हैं कि आप अच्छे पीआर जी। अटेन करें। तो अब उनके लिए ये तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अब उसका रेमेडी क्या है उसका? There are a few remedies for that as well, क्योंकि जो बच्चों का वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, to be approximate there's about 500,000 students जिसका वर्क परमिट PGWP एक्सपायर होने वाला है this year 2025 Right. early 2026 में। तो उनके लिए बहुत चैलेंजेस है अभी राइट नाउ, क्योंकि उनको छोड़ के जाना पड़ेगा कंट्री, और इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है। उनका भी माइंड क्लियर था कि यहाँ पर आके बसना है, पीआर लेना है, और कैनेडियन गवर्नमेंट में भी वैसे इसी तरह से वो ड्रीम को सेल किए थे वो, right? Yes. It was sold like that. It was not like just happened. Presumption पे नहीं था कोई। बिल्कुल। So अब right now, for them, the message that I would give it to them is this. हर एक की प्रोफाइल अलग होती है। आपके पास एक्सपीरियंसेस अलग है, आपके पास एजुकेशन अलग है, आपकी कैपेसिटी अलग है, लैंग्वेज कैपेसिटी अलग है। सो हैव योर प्रोफाइल असेस by individuals like us who are professional, who can find what best would suit you in Canada. उसमें ये है 2-3 चीज़ें आप ये immediately कर सकते हैं। आपका लैंग्वेज स्कोर आपके हाथ में है, so if you really focus on increasing your language proficiency, उसमें आप अपना लैंग्वेज स्कोर कर सकते हैं। There's many opportunities for French speakers. तो अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है, आपने फ्रेंच एग्जाम नहीं दिया है, इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट योरसेल्फ एंड लर्न फ्रेंच। उससे बहुत सारे डोर्स खुलेंगे। अब यहाँ पर थोड़े से प्रोग्राम्स भी खुल रहे हैं, जैसे कि RNIP का प्रोग्राम खुल रहा है और फ्रेंच स्ट्रीम्स खुल रहे हैं। तो उसमें यह है कि आप जॉब अटेंड करते हैं उसमें, तो उसमें PR के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन विच प्रोफेशन यू बिलोंग टू, राइट? सो देयर आर एग्जेम्पशंस इन सम प्रोफेशंस। तो मेरा राय ये रहेगी कि आप कोई प्रोफेशनल को सीख करें और अपनी प्रोफाइल को इवैल्यूएट कराएं एंड सी व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप कनाडा में इमीडिएट अपॉर्चुनिटी नहीं है, डजंट मीन एनीथिंग, यू ऑलरेडी हैव कैनेडियन एजुकेशन, you can go back to your country and earn relevant experience in that field. I can always वहाँ से भी आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आ सकते हैं। ओके, यस, ये बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी स्टूडेंट्स के लिए डर तो है, अपने इतने सारे टाइम देने के बाद, अपनी एनर्जी यहाँ पे देने के बाद, पूरा जो हम बैकअप, आप देखिए स्टूडेंट पूरा पैसा सब कुछ यहाँ पर लेकर आके दिन रात मेहनत करते हैं, और वर्क परमिट भी ख़त्म हो रहा है, कईयों का हो भी चुका है जी। तो वो डर कहीं ना कहीं, ये बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन बताई है कि वो कैसे उस चीज़ को एंट्री को दोबारा से ले सकते हैं ताकि वो डर ख़त्म हो जाए। तो एक चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है कि आप इतना पैसा, इतना टाइम और अपना वैल्यूबल लाइफ का टाइम आपने इन्वेस्ट किया है कनाडा में, डू नॉट लेट इट गो टू वेस्ट बाय be staying in Canada out of status. जैसे आपका वर्क परमिट खत्म होता है तो मेक श्योर यू अप्लाई फॉर विजिटर रिकॉर्ड। देयर आर रेमेडीज टू रिमेन इन कनाडा। काम ना करें फिर भी कनाडा में रहना है आपको, रहें आप। अगर आपको कोई दूसरे एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। अगर आपको जॉब कुछ ढूंढ सकते हैं आप, कोई आपको एम्प्लॉयर एंडोर्स करेगा बेस्ड ऑन योर स्किल्स, you can डू दैट too. There's many ways to remain in Canada, but in status to make sure you do not go out of status. उसमें आपको बहुत सारे डोर्स कनाडा के बंद हो जाएंगे। एंड देन इफ़ यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ द कंट्री, अगर आपके जो भी हालात है आपको जाना पड़ा, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू, फॉर कैनेडियन PR pathways। आप वहाँ से भी अपने कंट्री में से भी आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल रख सकते हैं एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड कम बैक एंड टेक द PR, क्योंकि आपका जो रेलिवेंट एजुकेशन आपने जो इन्वेस्ट किया है यहाँ पर वो कहीं नहीं जा रहा है। सो इफ़ यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ प्रॉपरली at this time, at this vulnerable time, you can find remedies, proper remedies to move forward and attain that PR. ओके, थोड़ी सी बात ये भी है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स मिसगाइडेड हो जाते हैं, रिफ्यूज़ी अप्लाई कर लेते हैं, तो उसका इन फ्यूचर उनके लिए क्या रिजल्ट है? जी, सो रेफ्यूजी का बेसिस ये देखिए, देयर हैज़ बीन मेनी स्टूडेंट्स हु हैव बीन अप्लाइंग रेफ्यूजी एज अ लास्ट रिजॉर्ट,
हम उनकी दिक्कत समझ सकते हैं क्योंकि वो they thinking this is the end of the road for me, so that's why they're applying refugee that will allow them to stay here for X amount of time till उनकी hearing आएगी, जो decision आएगा. But then if you don't really have a refugee claim और आपके पास कोई जान को ख़तरा नहीं है, जो बेसिस होता है आपके क्लेम का, और आपके कंट्री में आप सेफ़ हैं, तो आपको पता है कि आपको रेफ्यूजी क्लेम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा. और उसमें ये होगा कि आपने इतनी मेहनत करके जो पढ़ाई करे हैं, आपका एक्सपीरियंस अर्न करे हैं, आप यहाँ के कंट्रीज से यू बीइंग बार्ड. तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग डिसीजन टू डू दैट. रेफ्यूजी इज़ नॉट एन आंसर to your problem at this moment. There are many other options, and then आप hope lose मत करें. Many other options है, but refugee is not the option if you don't have any fear for your life. So do not do that. You will be barred from here, US, and other countries as well, not only Canada. तो आपको यूएस के भी दरवाजे बंद हो जाएंगे जब आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा. तो इससे थोड़ा मैं हटकर मैंने जब बात की कि मैंने आज हुमैरा खान जी से मिलना है, तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए कि रिलेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन जी, जो लोगों की रिजेक्ट हो जाती है या फिर केस रिजेक्ट हो जाता है, उससे रिलेटेड आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए. बिकॉज एक डर होता है ना, जो वो बहुत, और जो ये लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं, नहीं ये तो हो गया जी आपका, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो आप बैग बांध लीजिए, यहाँ से चले जाइए. इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट कीजिए ताकि लोग थोड़ा इजी हो जाए. ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड्स पे जो एप्लीकेशन पड़ती है, इट्स ए पेपर बेस्ड एप्लीकेशन होती है अभी तक तो जी. और उसमें ये है कि वो बेसिकली आप उसका बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन ये है कि फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस, लेट्स से एक फैमिली है, बच्चे हैं, और बच्चे यहाँ पर, उनके बच्चे 4, 5, 6 साल यहाँ पर गुजार चुके हैं. वो एक उसमें है कि वो यहीं ग्रो हुए हैं, उनको यहाँ की चीज़ें कस्टम हो गई हैं, और रिमूविंग देम वुड बी हार्ड. नहीं तो अब आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स होना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन रीजन्स पे आपके क्या लगाव है कैनेडियन सोसाइटी से, और यहाँ कनाडा के कल्चर से क्या लगाव है, वो आप स्ट्रांगली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए. ओके, राइट. सो जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपका ग्राउंड स्ट्रांग है. तो फॉर दी एप्लीकेशन, एनी एप्लीकेशन टू बी सक्सेसफुल, आप ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन डालना है तो डाल दें और प्रोसेसिंग हो जाएगा, जो होगा जब देखा जाएगा, वैसा नहीं. फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योर ग्राउंड्स एक्सट्रीमली वेल. किस ग्राउंड्स पे डाल रहे हैं आप ह्यूमैनिटेरियन, राइट. आपके पास हार्डशिप है बैक होम, जैसा कि किसी को कोई हेल्थ चैलेंजेस है, अगर वो अपने कंट्री में जाएंगे, यहाँ कनाडा में उसकी रेमेडी है और वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आप वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा या जाऊँगी तो मुझे ये हेल्थ चैलेंजेस मेरे वो नहीं, मुझे मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, फॉर एग्जांपल. एंड देन अगर आपके पास कोई परसिक्यूशन है, कुछ भी है आपके बैक होम कंट्री में, तो वो उसको स्ट्रांगली डेमोन्स्ट्रेट करके आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप करना चाहिए. नहीं तो यहाँ की कम्युनिटी से लगाओ. ये 2 बेसिक बेसिस होते हैं. अमंग दैट देयर्स मेनी वेज टू एक्सप्लोर. जब आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं, अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन एक्सप्लोर करना है तो वो पाथवे आप एक्सप्लोर करेंगे. तो अगर आपका बेसिस स्ट्रांग है तो इट्स नथिंग फॉर यू टू लाइक जस्ट लाइक एनी अदर एप्लीकेशन, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. पर आप ऐसे ही विदाउट हैविंग एनी नॉलेज आप किसी के पास भी चले जा रहे हैं और आप उनके क्रेडेंशियल्स चेक नहीं करेंगे, if they're licensed or not, एंड देन आप ऐसे ही ह्यूमैनिटेरियन एप्लीकेशन डाल दे रहे हैं, बेसिस आपके स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आपके एप्लीकेशन के रिजेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं. ओके, तो दी थिंग कि आपको जो पेपर वर्क करना है बहुत स्ट्रांगली करना है और बहुत स्ट्रांग रीजन देना है यहाँ पे रहने के लिए. एग्जैक्टली जी, इट हैज टू मेक सेंस. बिल्कुल. और आप अपनी फाइल का खुद चार्ज लें. लॉट ऑफ पीपल डू नॉट इवन नो व्हाट्स इन देयर फाइल. क्या हो रहा है इनको पता नहीं, वो खाली बस लीगल प्रोफेशनल के ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं, एंड दे अलाउ देम टू डू ऑल द वर्क. बट वेयर एज यू शुड take charge of your own file and know what the reasons are and where you're going with that. Okay. और एक सवाल मुझे बहुत पूछा गया बार बार से, हेयरिंग आती है, लोग लेना चाहते हैं IRBC से. जी यस बिल्कुल. मुझे उसके लिए, क्योंकि अभी मेरे माइंड में आ रहा था वो सवाल, तो उसके लिए, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपनी हेयरिंग पहले ले लें और थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाएं. Absolutely. Actually in my practice I do that a lot. If there are compelling reasons, अगर आपको hearing
को अर्ली कराने का है, सो देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट. यू कैन राइट टू IRB RPD डिपार्टमेंट एंड देन यू कैन रिक्वेस्ट. और नॉट ओनली द हियरिंग, और आप एक चीज़ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप फाइल केस रिव्यू, जिसमें आपकी हियरिंग नहीं होती है, आप पेपर पे पूरा अपना एविडेंस सबमिट करते हैं पूरी फाइल. Okay. तो वो लोग फिर उसको फाइल को पढ़कर आपको डिसीजन दे देंगे. देयर इज नो हियरिंग. So that's Okay. like a lesser streaming process. In my practice, whoever the client उसमें qualified होते हैं, उसमें मैं ज़रूर करती हूँ. Okay. And I have had done many of these practices where without hearing हमने PR retain किए. ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ मैं ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ अगला सवाल पूछूंगी. आप कौन कौन सी भाषाओं में लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं? So हिंदी, उर्दू. आई हैव a distinct accent for speaking उर्दू. आप इसे देख सकते हैं. जी. हम इंडिया, साउथ इंडिया, सो हैदराबाद से हैं हम लोग, तो हमारी अपनी ओन एक्सेंट होता है. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड आई डू स्पीक बिल्कुल. हिंदी एंड आई कैन गेट बाय. पंजाबी मुझे समझने आती है, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट समझने जी. तो सारी आती है मुझे. बिल्कुल. और क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडियन लोगों से बहुत कल्चर से एक्सपोज हुए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड गुजराती. ओके. हमारी साउथ इंडियन लैंग्वेज से तेलुगु होती है. Okay. और फिर उधर से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तमिलनाडु में तमिल होती है. आई कैन अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ इट, बट स्पीकिंग इज़ वेरी हार्ड. ऑब्वियसली मुझे इंग्लिश और फ्रेंच भी समवट मीडियम लेवल आती है, फ्रेंच भी. जी. ओके. तो यानी कि फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, यानी कि भाषा आपके लिए कोई ऐसा कोई नहीं है, जो भी नहीं. सर्विस लेना चाहता है जी. वो आपके So, पास आके सर्विसेज ले सकते हैं. Absolutely. So if you're Punjabi speaking, हिंदी और उर्दू, जी. और आपको गुजराती आती है, इंग्लिश, फ्रेंच, तो ऑब्वियसली दैट इज द नॉर्म ऑफ कनाडा. ओके. मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगी कि आपके जो किस तरह के, क्योंकि अभी तक मैंने वैसे तो सारा टॉपिक कंप्लीट किया है, लेकिन फिर भी आप एक बार क्लियर बता दीजिए कि इमिग्रेशन में आप किस तरह के केसेस करते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं जी. अपने क्लाइंट्स को. So our team is absolutely comprised of specializing in all the TR, which is the study permit, work permit. स्टूडेंट्स को हम एडमिशन्स भी दिलाते हैं. हमारे एक डिपार्टमेंट है जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाकर एडमिशन्स दिलाते हैं. एडमिशन से आई एम एक्सट्रीमली नोन फॉर कन्वर्टिंग इन लैंड कन्वर्जन. जब कोई विजिटर वीज़ा पे है, उन्हें स्टडी परमिट में कन्वर्ट करने का है, तो अभी तो रूल्स चेंज हुए हैं, पता है लोग बोलते हैं, बट वी कैन स्टिल डू दैट. Okay. वी आर स्टिल कंटिन्यूसली डूइंग दैट. तो हम अगर आप विजिटर वीज़ा पे हैं तो हम आपको स्टडी परमिट पे ले आ सकते हैं. Okay. और वर्क परमिट LMIAs फॉर द एम्प्लॉयर्स, राइट नाउ इट हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर द लो वेज LMIAs, बट व्हेन इट कम्स बैक, हाई वेज LMIAs, रेफ्यूजी केसेस, सो ऑल द TR, परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे, अगर आपको PR लगाने का है आपको, और रेफ्यूजी में एनी टाइप ऑफ रेफ्यूजी केसेस, मीनिंग दैट इफ़ यू हैव टू फाइल इन कैनेडा क्लेम, और अगर आप ऑलरेडी क्लेम फाइल कर चुके हैं, आपको सिर्फ पेपर वर्क करना है. ऑब्वियसली वी टेक द होल केस. एंड देन अगर आपका फाइल ऑलरेडी हो चुका है बॉक्स फॉर्म, बहुत सारे लोगों को अभी सिर्फ हियरिंग के लिए हेल्प चाहिए होता है. बिल्कुल. वी डू दैट एज वेल. इफ योर केस हैज़ बीन रिजेक्टेड, वी डू द अपील्स एज वेल. And then subsequently agency if required. So हम सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ओके. स्टूडेंट, रिफ्यूज़ी, रिलेटेड टू वर्क परमिट, आप इनसे सर्विसेज ले सकते हो. और ये जैसे आपके पास कोई आना चाहे, एक होता है माइंड में कि पहले हम जाकर बात करें, लेकिन कई लोगों की होती है कि नहीं, अगर मैं इस सर्विस के पास गई तो चार्जेस होते हैं. जी. So what we have is we have a very simple method. There's a basic form that people fill out, and it's the system that gives you 15 minutes free appointment with me. Okay. I personally would go online or in person. If you come to my office, I give you 15 minutes to discuss your case. On my end, I want to see if there's any potential in the case, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये लोग मिसगाइडेड होते हैं और फिर उनको सेल्फ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. So that 15 minutes is sufficient for me to give them, and the case is not ready, I would tell them like do these steps and then come back. If you want to come back, you can start your case. और 15 मिनट्स फ्री देती हूँ मैं. उसके बाद में फिर then if you want us to do full consultation and provide you services, that those are the charges related to
जो भी आप सर्विस जी। देते हैं। सो यू गेट 15 मिनट्स फॉर फ्री। ओके, मेरे पास बहुत सवाल हैं लेकिन समा हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इसको और कंटिन्यू करें। अगर आप अपने कोई भी आप मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो भी इस टाइम हमारे लिसनर हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए। सो मेरा मैसेज ये है कि आज के व्यूअर्स को इमिग्रेशन में बहुत सारी चैलेंजेस आ रही हैं, आजकल ऊपर नीचे जा रही हैं। डोंट लूज़ होप। आप प्लीज़ अपनी फ़ाइल के ऊपर बहुत तवज्जो दें। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सीक प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि आपने अपने आप के अंदर यहाँ पर इतना सारा इन्वेस्ट किया है। डू नॉट डू सबमिट एप्लीकेशंस विदाउट नोइंग उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो आपको ऐसा लगता है कि आपको PR अभी नहीं मिलेगा, बट देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू टू अटेन PR। अभी अपने दरवाजे सारे बंद नहीं हुए हैं। सो सीक असिस्टेंस फ्रॉम पीपल सच एज माई सेल्फ और एनीबडी एल्स हु इज़ इन योर नोन टू यू। और फिर उसके बाद में आप सही तरीके से सोच समझ कर डिसीजन लें और हैपहैज़र्डली कोई एप्लीकेशन डालें ना, और अपने आप के अंदर थोड़ा सा और इन्वेस्ट करें। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि फ्रेंच स्ट्रीम्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्रेंच स्ट्रीम्स, डिफरेंट प्रोविंसेस में मूव होने की कोशिश करें। आप आपके जॉब में अगर आपको कुछ भी तब्दीली लाना पड़ेगा तो आप वो करें, या फिर आपको और एक स्टडी पाथवे पे जाना पड़ा तो वो भी करें आप, अगर आपको रिमेन रहना है कनाडा में। So that would be my advice to a lot of people, and there's always light at the end of the tunnel. So आप hope lose ना करें। जाने से पहले आप प्लीज़ एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करके जाइए ताकि हमारे दर्शक कहाँ पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। With pleasure. So मेरे फर्म का नाम है Stansted Immigration. It's located above McGill Metro in downtown Montreal. It's 2001 Robert Bourassa. And 17th floor, suite number 17059. My phone number is 514-574-8595, and I can be reached through email as well. It's Humera, HUMERA @StanstedImmigration.com. STANSTEAD immigration.com. Thank you for the opportunity. थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आज आए और आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। सो प्लीज़ जी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आप हमारी हुमेरा खान से पूछ सकते हैं इनबॉक्स करके। और बहुत बहुत शुक्रिया।